जय नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं, क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडिंग क्या है। देखिए हेडिंग है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं। यह क्या होता है? देखिए प्रारंभ में जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लाया गया तो इसी प्रस्तावना को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? उद्देश्य प्रस्ताव। इसे प्रारंभ में उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता था। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। कब किया था? देखिए 13 दिसंबर 1946 में। पीटी का मतलब समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, मतलब संविधान सभा में रखा था। उसके बाद क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा इसे पास कर दिया गया। जो प्रस्तावना था इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा, और जैसे संविधान सभा में रखने के बाद उसे संविधान सभा द्वारा पास मान लिया गया, और जैसे ही पास मान लिया गया उसी को संविधान का प्रस्तावना मान लिया गया, और वही आज भारत की संविधान की प्रस्तावना बन गया है। देखिए इसे संविधान में ऐड क्यों किया गया, मतलब प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा क्यों गया? देखिए प्रस्तावना को संविधान में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि संविधान में किसी भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आर्टिकल को समझने में समस्या होती है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। मतलब जितने भी कुछ भी हो गया संविधान में, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पर समझ में नहीं कुछ आ रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट हो गया और आर्टिकल हो गया, इसको अगर समझने में दिक्कत हो रही है यह तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, और जैसे प्रस्तावना को सहारा लेंगे उसके माध्यम से समझा जाता है। इसीलिए संविधान में इसे ऐड किया गया। उसके बाद क्या हुआ? पूछेगा कि प्रस्तावना को बताओ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लगाइएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और पूछेगा प्रस्तावना की भाषा क्या है, तो लगाइएगा ऑस्ट्रेलिया की भाषा में। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के भाषा में है। और कहाँ से लिया गया है, तो लगेगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलिए देखते हैं कि यह शुरू कहाँ से होता है। जो प्रस्तावना है वो शुरू कहाँ से होता है? जैसे संविधान के आप 1-2 पेज खोलेंगे, जैसे पलटेंगे 1-2 पेज, तो ऊपर रहेगा एक हेडिंग प्रस्तावना। उसके बाद देखिए शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, मतलब ये क्या है? मतलब शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाए हैं। ये जब शुरू होता है हम भारत के लोग, यह क्या है? शक्ति का स्रोत, मतलब हम भारतीय अपना संविधान खुद बनाए हैं। इस संविधान को खुद भारतीयों ने बनाया है। जो संविधान है इसको खुद भारतीयों ने बनाया है, हमारा संविधान कोई नहीं बनाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या हमें आज़ादी मिलती है, क्या क्या। तो चलिए अब समझते हैं जो प्रस्तावना उसमें क्या क्या आज़ादी मिला है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले बीच में लिखते हैं प्रस्तावना, इसमें क्या क्या हमें मिला है उसे समझते हैं। देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्यों, कौन कौन सी? तो लगेगा पहला विचार की स्वतंत्रता, पहला विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास की, और चौथा धर्म की, और पांचवा उपासना की। मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। मतलब विचार, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, मतलब जिसका मन वहाँ विश्वास करे। धर्म, मतलब जिस व्यक्ति को जौन सा धर्म मन हो वह मान सकता है, अपना सकता है। उसके बाद उपासना मतलब समझ हमें व्रत रहना है, या फिर हमें व्रत रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और समझ लीजिए। उसके बाद न्याय कितने प्रकार का है? इसमें 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया है। पहला सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, दूसरा आर्थिक न्याय सबको मिलेगा, तीसरा राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। अब चलिए देखते हैं इसमें समता 2 प्रकार की है। मतलब पहला प्रतिष्ठा, मतलब सब व्यक्ति अच्छे से जिएंगे। अवसर, मतलब सब व्यक्ति को अवसर मिलेगा, अब चलिए देखते हैं 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अब शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, मतलब क्या है? हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत है, मतलब शक्ति का स्रोत है कि हम भारतीयों ने खुद अपना देश का संविधान बनाया है। अब चलिए समझते हैं कि जो प्रस्तावना इसे क्या कहा जाता है। देखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, सोल कहा जाता है। जो प्रस्तावना इसे भारतीय संविधान का आत्मा और सोल कहा जाता है। तो चलिए और आगे समझते हैं कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए और किस किस केस में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। चलिए इसको भी समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुए। देखिए प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और जैसे ही संविधान संशोधन हुआ इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। देखिए मतलब संविधान में कुछ भी जोड़ना है या कुछ भी संविधान से बाहर करना है तो उसको बाहर और अंदर करने के लिए, मतलब संविधान में रखने के लिए या संविधान से बाहर करने के लिए संविधान संशोधन होता है। वैसे हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। पहला शब्द है समाजवादी, अंग्रेजी में सोशलिस्ट,
दूसरा पंथ निरपेक्ष, जिसको हिंदी में धर्मनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में सेकुलर। और तीसरा अखंडता, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब कुछ केस समझ लेते हैं कि किस किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या संविधान का भाग है, उसको समझते हैं। देखिए पहला केस आता है बेरोजगारी मामला 1960 में। देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे ही देश का बंटवारा हुआ तो एक जगह था बेरोजगारी, वहाँ के लोग जो थे तो वहाँ का ज़मीन जो भारत और पाकिस्तान में जाता था, तो वहाँ के भारत और पाकिस्तान में वहाँ जाता था, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने एक याचिका दायर की, हम भारत के लोग हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं। तो जब बेरोजगारी के लोगों ने कहा कि हम भारत के लोग, तो कोर्ट ने पूछा कि कहाँ लिखा है, तो उन्होंने देखा संविधान की प्रस्तावना। जैसे संविधान की प्रस्तावना देखें तो उसमें लिखा था कि हम भारत के लोग, जैसे ही देखें हम भारत के लोग, उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जिस ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा था कि हम भारत में जाएंगे पाकिस्तान में जाएंगे, यह विवाद अपने आप ख़त्म हो गया। उसके बाद विवाद हुआ था देश के बंटवारों को लेकर। देखिए उसके बाद कहा गया कि संविधान में कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी जोड़ना है या संविधान से कुछ भी बाहर करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन का जरूरी है। उसके बिना, संविधान संशोधन के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब दूसरा केस समझते हैं कि वो क्या है। तो चलिए अब दूसरा केस समझते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। देखिए इसमें क्या हुआ, दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1966-67 में हुआ। इसमें भी कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इसमें कितने न्यायाधीश बैठे, फैसला दिए, 11 न्यायाधीशों ने संवैधानिक पीठ का फैसला था। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है, क्या होता है, देखिए संवैधानिक पीठ का मतलब होता है जब भी 5 से अधिक जज किसी भी फैसला को बैठ कर एक पास और किसी भी फैसला को सुनाते हैं तो उसको बोला जाता है संवैधानिक पीठ। मतलब 5 से अधिक जज होने चाहिए, उसी को बोला जाता है संवैधानिक पीठ। और तीसरा केस देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। देखिए इसमें क्या हुआ, सरकार ने रेलवे लाइन की पटरी बिछा रही थी और जैसे ही सरकार रेलवे लाइन की पटरी बिछा रही थी, मठ के पुजारी थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। उनके ज़मीन में चला गया जो रेलवे लाइन की पटरी है, उसको मतलब चला गया, कहाँ चला गया, उनके ज़मीन में चला गया। रेलवे लाइन की पटरी बिछाई जा रही थी तो उनके ज़मीन में चला गया और जैसे उनके ज़मीन में चला गया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। मेरा मौलिक अधिकार है, क्या संपत्ति का मौलिक अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है। देखिए मेरा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। वहाँ पर जितने भी जज थे सभी लोग बैठ कर इस बात को सुने, समझे पहले अच्छे से। उसके बाद यह घटना कब हुआ तो लगाएगा 24 अप्रैल 1973 में यह घटना हुआ। इसकी फैसला कितने जज किए तो लगाएगा 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इसकी फैसला किया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इसका फैसला आया 7 और 6 का फैसला आया, मतलब एक का अंतर है से फैसला हुआ। 7 लोग कहे कि हाँ प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और 6 लोग कहें कि नहीं, 6 जज कहे कि नहीं और 7 जज कहें कि हाँ प्रस्तावना संविधान की भाग है। जो संसद होता है, संसद का मतलब समझिए प्रधानमंत्री, इन लोगों का काम होता है कि संविधान में संशोधन करना और संविधान की रक्षा करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम संविधान का रक्षा करेंगे और सरकार की कार्य क्या होता है वो संशोधन करती रहती है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें कहा गया कि संसद मतलब सरकार चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल ढांचा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, देखिए घटना क्या हुआ, उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी का सरकार था और इंदिरा गांधी ने हर विषय में संशोधन करना शुरू कर दी थी। और जैसे ही पता चला प्रस्तावना संविधान का भाग है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कर दी और 3 नया शब्द जोड़ दी। चलिए समझते हैं कि मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप एक घर बनाते हैं, जैसे ही आप एक घर बनाए तो यहाँ पर एक पिलर लगा दिए और जैसे यहाँ पिलर लगा दिए तो क्या हुआ, ये हो गया पिलर जो है ये मूल ढांचा हो गया, पिलर जो है वो मूल ढांचा हो गया। और जैसे मूल ढांचा हुआ तो इसमें संशोधन करना है, इसमें कुछ सुधार करना है इस घर में, तो संशोधन कौन कर सकता है, संशोधन कर सकता है सरकार। सरकार में कौन, तो लगेगा संसद। और इसका रक्षा कौन करेगा, इस घर का रक्षा कौन करेगा, तो लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। इस घर की रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जब सरकार संशोधन कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अगर घर पे आपको घर में परिवर्तन करना है तो आप इस पर पेंट लगाकर, इस जो पिलर है इसको पेंट लगाकर आप तोप सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पिलर हटा दीजिए यहाँ से, तो इसका जो पिलर आप कह रहे हैं कि पिलर हटा दीजिए, दोनों पिलर नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही आप पिलर हटाएंगे यह इसका मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है, यह प्रभावित हो जाएगा। संविधान में आप सरकार से कहा गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये मूल ढांचा है, इसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ बेसिक जानकारी है उसको जान लेते हैं। तो चलिए प्रस्तावना की कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो लगेगा संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुआ वहाँ से 3 शब्द लिया गया, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उसके बाद रूस के क्रांति से 3 शब्द लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और चलिए समझते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि नास्तिक राज्य क्या होता है। नास्तिक राज्य का मतलब होता है सभी धर्मों का विरोध करता है, किसी भी धर्म को नहीं मानता है, जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का विरोध करता है, उसी को बोलते हैं नास्तिक राज्य। और उसके बाद आता है सैद्धांतिक राज्य। ठीक है, किसी एक विशेष धर्म को मानता है, यह मतलब अलग अलग जितने भी धर्म हैं उनको नहीं मानता है, यह केवल एक विशेष धर्म को मानता है। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, जितने भी धर्म हैं सभी धर्म, मतलब किसी एक धर्म को विशेषता नहीं देता है। भारत में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म को मानता है, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके जो N.A. पालखी वाले थे, ये प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा प्रस्तावना को। उसके बाद आता है K.M. मुंशी, इन्होंने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। हम समझेंगे कि शेड्यूल, जिसको हिंदी में अनुसूचियाँ बोलते हैं, यह क्या होता है, इसको समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।